अच्छा, so summer 17 question paper 12, ठीक है. First question, what is the approximate average speed of a winning female Olympic athlete running a 100-meter race? Any idea? Does anyone know what's the world record for a 100-meter race? What's the world record time? No, Myra. Okay. 8 is too less. 8 is like too less. नहीं नहीं, हमारा क्या हो गया? 15 is too much. 11 15 में तो तुम भाग लोगे. 15 तो इतना होता है. 15 is a lot. The world record time is 9.58 seconds. ठीक है, 9.58. So that really just approximates to 10 seconds. So a human, as fast as he can run, is basically he can run 100 meters in 10 seconds. So his average speed works out to be 10 meters per second. ठीक है. So यूसेन बोल्ट फॉर एग्जाम्पल रैन एट अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किए. ठीक है. सो ऑब्वियसली विनिंग फीमेल ओलंपिक एथलीट है. नाउ you need to choose anything that is close to 10. It won't be above 10 because that's not possible. That's the world record. ठीक है. And जो है whatever is closest, I think 9 is the closest one, so we'll choose that. ठीक है. दिस इज ऑल्सो इन योर एस्टिमेशंस भी, लेकिन इसको याद करने का तरीका बेसिकली इस तरह से. वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम ये है, 10 सेकंड लगते हैं तकरीबन 100 मीटर भागने में. ठीक है. कोई भी एक अच्छा एथलीट होगा तो 10 सेकंड लगेंगे 100 मीटर भागने में. सो दैट्स दैट. अच्छा, two forces act on a circular disk as shown. Which diagram shows the line of action of the resultant force? सबसे पहले तो ये देखो कि आपने रिजल्टेंट फोर्स बनानी है ऑन दी ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, सो नाउ अब अगर मेरे पास जो है वो एक 4 न्यूटन की लेग है, आई हैव अ 4 न्यूटन फोर्स एंड इफ आई हैव ए 3 न्यूटन फोर्स. ठीक है. यू कैन क्लियरली सी 4 न्यूटन वाली जो है द हॉरिजॉन्टल वाली इज ग्रेटर देन द 3 न्यूटन वाली, दैट्स द इन द अपर डायरेक्शन. सो द रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ बिट मोर हॉरिजॉन्टल देन इट वुड बी वर्टिकल. ठीक है. इट वुड बी मोर हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल. ठीक है. सो नाउ लुक एट दीज आंसर्स. इसमें से देयर इज these two answers. For instance, this पे देखो, line is more vertical than it is horizontal. ठीक है. So it's not going to be C. ठीक है. Similarly, it can't be D. Although अब इस पे देखो D में लाइन ज्यादा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है. लेकिन रिजल्टेंट अगर बनाते हैं तो रिजल्टेंट या तो बेसिकली सेंटर से बनाते हैं. ठीक है. सेंटर से बनाते हैं या एट फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है. सो जहां पे दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे, यू मस्ट हैव मर्ज देम ओवर देयर एट सम पॉइंट. ठीक है. सो इट कैन नॉट बी डी, यहां से तो एक्ट ही नहीं कर रही कोई भी फोर्स. सो दैट्स रॉन्ग. ठीक है. एंड अगेन इस 5 देखो, इस ये भी ऐसी जगह से एक्ट करी जहाँ पे दोनों के फोर्स कहीं भी ओरिजिन नहीं थे. सो दैट्स आल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर. ए होगा. ए इज सेटिस्फाइंग कि किसी ना किसी इन दो पॉइंट से करनी चाहिए थी वहां पे एक्ट. एंड देन इट शुड बी इफ 5 न्यूटन दैट इज मोर हॉरिजॉन्टल देन इट इज वर्टिकल. ठीक है. सो इट गोइंग टू बी ए. अच्छा, देन फिर ये है व्हाट करेक्टली एक्सप्रेसेस द वोल्ट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स. ठीक है. यू नो दिस वेरी वेल. वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज. Myra, ohm is not an SI unit. So work done upon charge. Work done क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर per second square upon charge होता है ampere second. So this becomes kg meter square now per second cubed and ampere minus 1. ठीक है. So aim it will be D. ठीक है. हाँ, तो बच्चे आपको एसआई बेस्ड यूनिट्स में पूछ रहे हैं तो एसआई बेस्ड यूनिट्स में ही देना. ठीक है. ऑब्वियसली. ओके, नेक्स्ट अप ना. अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो है, यू वुड बी एबल टू डू देम रिलेटिवली फास्ट. ठीक है. रिलेटिवली फास्ट कर लोगे. आई थिंक इन दे वुड टेक यू टू सॉल्व लेस देन 1 मिनट. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है, we're going to read this question and going to understand खुद ही कि इसमें लगना है. ठीक है. बहुत लंबा सवाल है, इसमें हर चीज देखनी पड़ेगी. अच्छा, the current in a block of semiconductor is 30 milliampere when there is a potential difference of 10 volt across it. The dimensions of the block and the direction of the current are as shown. ठीक है. The electrical meters used are accurate to 0.1 milliamperes plus minus 0.1 volts. The dimensions of the block are accurate to plus minus 0.2 millimeters. What is the resistivity of the semiconductor? अच्छा, एक चीज नोटिस करो
हम ये हमारा अनसर्टेनिटी का सवाल है, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाई, बिकॉज हर ऑप्शन में वो करेक्ट वही है, ठीक है। सो वील जस्ट यूज व्हाट दे हैव गिवन अस, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू। तो कोई कैलकुलेट करेगा वो 10 आएगी, टाइम लावेगा का जाया होगा, ठीक है। तो ऑलवेज गो ओवर द आंसर। अच्छा ना, अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, सो दिस विल बिकम ए आर अपॉन एल, ठीक है। ओके नाउ यू बीन गिवन द वोल्टेज एंड द करंट, वोल्टेज और करंट दिया है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम एरिया। अच्छा, और आपको एरिया को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट्स द एरिया, द एरिया इज जिस फेस पे करंट इंसिडेंट है, ठीक है। तो एरिया वुड बी दिस फेस, ठीक है। ऑब्वियसली उस पे उस साइड भी ऐसा ही होगा। सो ये एरिया जो होगा, आई एम गोइंग टू कॉल दिस दी हाइट, ठीक है। वी आर कॉलिंग दिस दी हाइट, आई एम गोइंग टू कॉल दिस दी ब्रेड्थ, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस दी लेंथ, ठीक है, जस्ट सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट एवरीथिंग। अच्छा, सो नाउ एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। सो ब्रेड्थ इंटू हाइट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस को वोल्टेज और करंट में एक्सप्रेस करना है, सो वोल्टेज अपॉन करंट हो जाएगा। एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अच्छा now you need the uncertainty in rho, everything is multiplying or dividing, so delta rho upon rho will equals to delta b upon v plus delta h upon h plus delta v upon v plus delta l upon l plus delta I upon I, ठीक है। और सिर्फ एब्सोल्यूट आंसर चाहिए तो ये रो उधर जाके मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। वो रो आपको दिया हुआ है, 10 प्रिंसिपल वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू। ओके, डेल्टा ब्रेड्थ क्या था, द ब्रेड्थ इज 15 मिलीमीटर, डेल्टा ब्रेड्थ इज 0.2, सो 0.2 अपॉन 15। यू डू नॉट नीड टू डू द कन्वर्जन ओवर हियर, क्योंकि मिलीमीटर ऊपर मिलीमीटर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो रेशियोज में कभी खर्च करते नहीं है, रेशियो है एक। डेल्टा एच अपॉन एच इज 0.2 अपॉन 30, डेल्टा वी अपॉन वी इज 0.1 अपॉन व्हाट्स द वोल्टेज, 10 volts, delta L is okay 15 था ये, so this is 0.2 upon 15 plus delta I upon I is 0.1 upon 30, एंड देन प्रिंसिपल वैल्यू पहले से दी हुई है, सो सिर्फ अगर आपको डेल्टा रो चाहिए है, सो 10 लोग जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वर्क दिस आउट, टेल मी व्हाट्स द आंसर into 10, and that is working out to be a 0.4667. So 0.4667, you quoted absolute uncertainty to one significant figure, so that becomes 0.5. Okay, so this is how you work out this question. अब इस क्वेश्चन में टाइम लगना ही था, ठीक है। there is naturally is going to take time. अच्छा, now next, the diameter of cylindrical metal rod is measured using a micrometer screw gauge, ठीक है। The diagram below shows enlargement of the scale of the micrometer screw gauge when taking the measurement. What is the cross sectional area of the rod, ठीक है। So how do you take the measurement through a micrometer screw gauge, you take it k before this thing, ठीक है। this is called the rotating scale या थिम्बल कहलाता है ये, थिम्बल स्केल होता है, ठीक है। नाउ हमारा मेन स्केल ये है, ठीक है। सो थिम्बल स्केल से पहले जो रीडिंग है, जो मार्किंग है वो ले लो, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3.5, राइट। 0.5 मिलीमीटर की हर डिवीजन है, सो दिस बिकम्स 3.5। सो 3.5 ये आ गया, ये लिख लो वैसे का वैसे, ठीक है। लिख लिया हमने। उसके बाद नाउ ये जो मेन लाइन है, with whatever reading it's coinciding, you take that reading, ठीक है। So I think that reading is a 31, सही है। now next thing, you put this 31 to two decimal places, like मतलब 31 आप ऐसे लिखो, सही है। and then you add them together, so this becomes 3.81 millimeters. What is this, this is the diameter, ठीक है। डायामीटर निकाला है आपने अभी, आपसे पूछ रहा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड बता दो। सो एरिया क्या हो जाएगा, इट वुड बी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, सो पाई देन 3.81 स्क्वायर। नाउ मिलीमीटर्स में ही है, सो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड, एंड डिवाइड बाय 4, सो यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली 11.4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके।
A ball is set in motion at P on a frictionless surface. It moves up slope PQ along the horizontal surface QR and finally descends slope RS. ठीक है. Which graph could represent the variation with time t of the ball speed v as the ball moves from P to S? अच्छा, सबसे पहले तो फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस. सही है. सो ऑन द सरफेस, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी नो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, so you're not going to lose any energy to the friction force. ठीक है, so that's an okay thing. अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग फ्रॉम Q to R, ठीक है, फ्रॉम Q to R यू एक्सपेक्ट द वेलोसिटी बी कांस्टेंट, क्योंकि आपकी हाइट सेम है. ठीक है, यू हैव नॉट चेंज इन हाइट. आपकी Q to R हाइट सेम है, आपकी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी वैसे ही चलनी चाहिए बिकॉज देयर विल बी नो एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो Q to R व्हाट वी एक्सपेक्टिंग इज वी एक्सपेक्टिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, अगर आप ये देखोगे तो यू कैन इजीली कैंसल आउट. Q जूम आउट करें, थोड़ा जूम आउट. सो यू कैन इजीली सी कि बी और डी गलत है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम Q to R और इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आ रही. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू चूज फ्रॉम ए और फ्रॉम सी. वो कैसे चूज करेंगे? सो लेट्स सी. अच्छा, ए और सी में क्या फर्क है? ए और सी में फर्क ये है कि जो वेलोसिटी v थी, एंड में भी वेलोसिटी भी वही आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी v थी एंड में उससे ज्यादा आ रही. सो वी जस्ट नीड टू सी दैट. अच्छा, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ग्रेविटेशन, लेट्स से व्हाट एवर हैपेंड, ठीक है, आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी. ठीक है, जो क्या बनी, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी. ठीक है, ऑब्वियसली यू गेन्ड सम हाइट. ठीक है, देन यू आर लूजिंग द सेम हाइट बैक डाउन. ठीक है, यू आर लूजिंग द सेम हाइट बैक डाउन. सो अगर आप देखो तो यू आर लूजिंग द सेम हाइट बैक डाउन. सो आपकी उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है. सो दैट मीन्स कि आपकी वापस से यहाँ पे आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. सो अगर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, मास भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सो इफ यू वर एट p with the speed v, then you should be at s with the speed v as well. ठीक है, the speed should have not increased, so it's going to be a. सही. A rubber ball is dropped onto a table and bounces back up. The table exerts a force F on the ball. Which graph best shows the variation with time t of the force F for the short time that the ball is in contact with the table? Which graph is correct? How would you do this? अच्छा, सबसे पहले तो you guys should remember एक चीज. Force is change in momentum upon change in time, right? And you know very well that force into delta t would be change in momentum. So that means that the area under the graph of a force time graph will be the change in momentum. The area under the graph of a force time graph will be the change in momentum. ठीक है. अच्छा, now एक चीज तो ये हो गई. अच्छा, दूसरी चीज इसको रियलाइज करो कि मोमेंटम लाइक बेसिकली, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस. श्योर, यू हैव दिस बॉल. ठीक है, नाउ आई एम ये लाइक मतलब ये बॉल यही हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज बॉल इज कमिंग डाउन, it's going to bounce and then go back up. ठीक है, so it's going to be squashing over here and then it will go back up again. ठीक है, so एक ही spot पे होगा, but I am like drawing it थोड़ा थोड़ा साइड साइड करके. ठीक है, so initially your ball is coming down. ठीक है, this is your ground. अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप जो है वो उसके साथ चिपक जाते हो. ठीक है, एट दिस इंस्टेंट यू लाइक इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. ठीक है, बट योर वेलोसिटी स्टिल विल मेक यू गो डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो होगा क्या? यू गेट स्क्विश्ड, राइट? यू गेट स्क्विश्ड एंड देन व्हाट हैपेंस इज के जो आपकी वेलोसिटी जो आहिस्ता आहिस्ता क्या बनती है, वो ऊपर की तरफ बनना शुरू होती है एंड देन यू लीव द सरफेस. सो दिस इज हाउ अ बॉल बाउंसेस. ठीक है. अच्छा, नाउ मोमेंटम क्या लाइक व्हाट वुड बी द थिंग. ठीक है. अच्छा, नाउ इस लाइक if you want to change your velocity, if you want to change your direction of velocity, तो you need an acceleration. ठीक है, पहले जो था ये सिर्फ वेट के साथ आ रही थी. इट वाज जस्ट कमिंग विद mg और वेट. ठीक है, एंड जब ये इस पॉइंट पे बिल्कुल स्क्विज्ड होगी, ठीक है,
तो ग्राउंड क्या लगा रहा होगा इस पे, ग्राउंड इस पे बहुत बड़ी एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। इट मस्ट बी लाइक ग्राउंड जो है वो बॉल पे एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो आई होप वी ऑल अग्री कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो होगी, द कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी जीरो, देन यहाँ पे देयर शुड बी सम कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी द ग्रेटेस्ट, क्योंकि बिल्कुल बॉल जो है उसके स्क्विश हो गई, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देन आहिस्ता आहिस्ता ये बॉल लूज करेगी कॉन्टैक्ट, एंड देन इधर कॉन्टैक्ट वापस जीरो हो जाएगा। सो द कॉन्टैक्ट शुड स्टार्ट ऑफ एट जीरो एंड देन गो बैक टू अ जीरो, ठीक है। एंड दैट शुड बी सी, दिस इज द फोर्स दैट द ग्राउंड विल एक्सर्ट। जब तक बॉल अगर ग्राउंड से कांटेक्ट में ही नहीं आई है, तो हाउ विल द ग्राउंड एक्सर्ट फोर्स, दिस वाज जस्ट दिस टू सी, क्या सी होगा। एंड देयर शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ द फोर्स, बिल्कुल सिमेट्रिकल समवेयर, बिल्कुल सिमेट्रिकल जो है वो डिवाइड करेगा, दिस शुड बी द मैक्सिमम आर। अच्छा, देन now this is a fun question. A golf ball of mass m is dropped onto a hard surface from a height h1 and rebounds to a height h2. The momentum of the golf ball, just as it reaches the surface, is different from its momentum just as it leaves the surface. ठीक है, अच्छा, first of all let's understand what they're trying to say. They're saying कि आपका ground है and you have a golf ball. Now this golf ball is falling um, a height h1 पहले, ठीक है, and then it rebounds to a height h2, ठीक हो गया, it rebounds to a height h2. अच्छा, now they're telling you कि जो आपकी मोमेंटम था when you hit the ground it was different to when the momentum with to the momentum you left the ground with, ठीक है। now they're asking you what is the total change in momentum of the golf ball between these two instants, ठीक है। so इन दो इंस्टेंट्स के बीच में like when you were hitting and when you were leaving, उन दोनों इंस्टेंट्स के बीच में क्या मोमेंटम का चेंज हुआ। okay, so you know that the change in momentum is final momentum minus initial momentum, okay, so that will become mv final minus mv initial। अच्छा, नाउ यू वर इन कॉन्टैक्ट, अच्छा नाउ योर इनिशियल विल बी कि जब आप जमीन पे आके लग रहे थे, ठीक है। इनिशियल इज ओवर हियर, जब आप जमीन पे आके लग रहे थे, क्योंकि हमें किन दो इंस्टेंट्स की निकालनी है, इन दो इंस्टेंट्स की निकालनी है कि जब आप लग रहे थे और जब आप जा रहे थे, यू वांट टू नो ऑफ दीज टू इंस्टेंट्स, ठीक है। एंड देन दिस वुड बी द फाइनल वेलोसिटी व्हेन यू आर लिविंग। अच्छा, नाउ we have been given the heights, we don't have anything else, um and we need to know the velocities. So I think we will get the velocities through kinematics. Kinematics से लेके आएंगे क्योंकि हाइट देने का कोई ना कोई मकसद होगा, ठीक है। एंड देन लेट्स सॉल्व। अच्छा, सो द गुड थिंग इज कि जब आपने इसको ड्रॉप किया तो यू नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी ओवर हियर विल बी जीरो, एंड जब इट राइजेस टू ए हाइट h2, जब कोई चीज अपनी एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है जीरो। ओके, दैट्स परफेक्ट। दूसरी बात हमें ये पता है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 पर होगी, ठीक है। एंड लेट्स से डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव 9 पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस बी आई। कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, आई थिंक द थर्ड इक्वेशन विल लुक गुड। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हाइट h1 पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम नहीं पता, तो टाइम को इग्नोर करते हुए तो तीसरी इक्वेशन ही है। ओके, सो आई कॉल दिस केस वन फॉर वी आई। सो केस वन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ नहीं आई, अच्छा, कहां से समझ नहीं आई, डू यू गेट दिस पार्ट mvf माइनस mvi, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं कि यू गोइंग टू हैव टू फाइंड आउट द चेंज मोमेंटम बिटवीन दीज टू इंस्टेंसेस। यस, अच्छा अब देखो, तुम्हारे पास ये दो वेलोसिटीज नहीं दी हुई, ठीक है, यू हैवंट बीन गिवन दीज वेलोसिटीज। आपको h1 h2 दिया हुआ है, they've given told you कि it was dropped and it reaches to a maximum height this much, ठीक है, ये चीजें बताई नहीं है। सो यू नीड टू वर्क आउट द वेलोसिटी फॉर द चेंज इन मोमेंटम। अब वो कहां से आएगी, हाइट दी हुई है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज पता है,
एक्सेलरेशन पता है, आई थिंक इट वुड बी वर्कड आउट थ्रू मोमेंटम ही। ठीक है, दूसरा आंसर्स को भी देखो तो देयर इज समहाउ जी कमिंग इन, H1 भी कर मिला हुआ है। दिस इज ओनली काइनेमेटिक्स की तरफ की ही जाके कर सकते हो ये सारी चीजें। इफ यू वांट टू गेट दिस G H1 ये सब चीजें एक साथ, तो दिस विल ओनली कम थ्रू काइनेमेटिक्स ही। ठीक है, कोई नई चीज है सीख लो, बट कोई और तरीका नहीं है हमारे वेलोसिटी निकालने का। कोई और तरीका होता तो हम कोई और तरीका लगाते हैं, लेकिन हमारे पास हाइट्स वगैरह सब कुछ इसीलिए दिए हुए हैं ताकि हम ये वेलोसिटीज वर्कआउट कर सकें। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v स्क्वायर क्या है? इन द फर्स्ट वाली केस द फाइनल वेलोसिटी इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन प्लस 2 acceleration you took as 9.81 downwards positive, and s would be h1 positive, so h1 positive, so vi square equals to या फिर vi will equals to। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, इन्होंने g इस्तेमाल किया हुआ है, so I am also going to write g। ठीक है, I'm not going to take 9.81, I'm going to write g, so I am getting vi as root of 2gh1। अच्छा, now let's solve case 2। अच्छा, केस टू क्या है? केस टू अगेन देखो, वेलोसिटी दी हुई है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हाइट पता है, एक्सेलरेशन पता है, अगेन थर्ड इक्वेशन लगी, टाइम नहीं पता। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी अगर केस टू को देखोगे, सो इट इज गोइंग टू बी दिस 0। अच्छा, यू स्क्वायर क्या है? यू स्क्वायर इज वी एफ। ठीक है, अच्छा, वी एफ है और अपवर्ड्स है, सो इट विल बी माइनस वी एफ होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड पॉजिटिव है 9.81, सो यानी जी हो गया। एंड एस, सॉरी एस कह रहा हूँ, एस, एस जो है वो H2 है अपवर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये वाला पॉइंट होगा इट्स अपवर्ड्स। ठीक है, सो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड्स, सो दैट मींस इट विल बी negatively put in, so negative H2। Now, this is going to come out as VF squared minus 2GH2 equals to 0, and then basically 2GH2 का root will be equals to the final velocity। ठीक है, अच्छा, ना अब आपके पास ये आ गया, कैसे निकालोगे? मास। अच्छा, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखना, दूसरी चीज में क्या इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? स्क्वायर रूट्स में आपको तो अभी ये आपने स्क्वायर रूट लगाया, आपको थोड़ी पता है पॉजिटिव आंसर लेना है नेगेटिव लेना है, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, वी आई इज डाउनवर्ड्स, वी आई इज डेफिनेटली डाउनवर्ड्स क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आ रही है, वो नीचे लग रही है जाके। सो आई टेक दिस एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन, एंड जो 2GH2 है वी एफ, दैट इज गोइंग अपवर्ड्स, सो अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन दैट शुड बी इन नेगेटिव। ठीक है, नाउ लेट्स प्लग दैट इन ओवर हियर। So it will be m, okay, vf यानी -2g minus root of 2gh2। ठीक है, then माइनस है this one, so this will be mass into plus root 2gh1। अच्छा, so now you're getting -2, sorry, minus m square root of 2gh2 माइनस एम स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1। अच्छा, सो बेसिकली दोनों माइनस में है, यानी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लाइक बेसिकली डायरेक्शन के हिसाब से माइनस, डायरेक्शन बता रही है, माइनस बताएगा डायरेक्शन बेसिकली, लेकिन दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो इट शुड बी नाउ इफ यू कंपेयर, सो दोनों ऐड हो रहे हैं, विच वन ऑफ द आंसर एडिंग, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दीज बोथ आर एडिंग, कन्वेंशन ऑपोजिट लेते तो ये आता। ठीक है, कन्वेंशन ऑपोजिट लेने पे। ठीक है, सो दिस इज ये चीज, सो आई थिंक दिस विल बी द आंसर बी। खैर ये डिस्टिंक्शन वाले सवाल होते हैं। अच्छा, बुक ऑफ वेट W is at rest on a table. A student attempts to state Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? कौन बताएगा? We had a discussion on this in forces. अगर अर्थ बुक को अपनी तरफ W से खींच रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बुक अर्थ को अपनी तरफ W से खींचेगी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन यही होता है। सो इफ द बुक इज
if the earth is exerting a force W on the book, so the book will also exert a force of W on the earth. So the reaction is going to be the force W acting upwards on the earth from the book. ठीक है? We had a very lengthy discussion on this on class, about this on class, in class. अच्छा, a metal cylinder is suspended vertically in equilibrium by a cord. The diagram shows the cylinder in 4 different positions: P, Q, R, and S. Okay. Which statement explains the variation of the tension T in the cord? So, सारे answers पढ़े and tell me which one is correct. B पढ़ते पहले. At Q, the tension T in the cord is less than at P because at smaller depth liquid pressure is smaller. Okay. First of all, let's जो है वो सबसे पहले ये तो समझ लें कि कौन कौन सी फोर्स है इक्विलिब्रियम में कैसे है. इट्स इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा, नाउ देयर मस्ट बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. दूसरी बात वो ये कि क्या कहते हैं वो एक फ्लूइड में है. ठीक है. सो देयर मस्ट बी एन अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज वेल. ठीक है. एंड दूसरी हमें दी गई टेंशन. ठीक है. और ये हर केस में. ठीक है. आई जस्ट गॉन ऑन केस पी, लेकिन ये हर केस में होगी. अच्छा, ना क्यू पे कह रहे हैं टेंशन टी इन द कॉर्ड इज लेस. ठीक है. बिकॉज इट स्मॉलर डेप्थ लिक्विड प्रेशर इज स्मॉलर. ओके. आई डोंट थिंक क्यू पे टेंशन टी कम होगी. मेरे हिसाब से क्यू पे टेंशन टी पी के बराबर होगी. वो क्यों? बिकॉज देखो वेट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. सो वेट इज नॉट गोइंग टू चेंज. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इज रो एफ ए एच जी. वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस. ठीक है. दिस हाइट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड. दिस हाइट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड. पी में देखो, पी में भी वही हाइट है सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड. एच में भी वही हाइट है जो सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड. So I think the same upthrust is acting on the block. So tension T cannot change. ठीक है. If the same upthrust is acting, if the same weight is acting, the tension T must also be same. So that means B is wrong. अच्छा. Then at R, the tension T in the cord is less than at P because atmospheric pressure is less than water pressure. Okay. अब इधर देखो, इधर डेफिनेटली हमें ये पता है हाइट कम हो गई. ठीक है. हमें ये पता है हाइट कम हो गई है. वेट अभी भी वही है. वेट इज स्टिल दैट बिग डब्ल्यू. अब थ्रस्ट हल्की सी कम हो गई है. ठीक है. डेफिनेटली क्योंकि हाइट आपकी कम हो गई है. सो अगर अभी भी इक्विलिब्रियम रखना है तो टेंशन को क्या करना पड़ेगा? टेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा. द अपथ्रस्ट हैज डिक्रीज, द अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट हैज डिक्रीज. तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए टेंशन को बढ़ना पड़ेगा ताकि टेंशन प्लस अपथ्रस्ट वापस वेट के इक्वल हो. ठीक है. सो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? टेंशन इन द कॉर्ड इज लेस. इट कैन नॉट बी लेस, इट नीड्स टू इंक्रीज. ठीक है. सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग. अच्छा, डी क्या कह रहा है? At S, the tension T in the cord is greater than at P because atmospheric pressure at S exerts no force on the bottom of the cylinder. That is wrong. Why? Because atmospheric pressure will exert a force. Fluid में है अगर कोई भी चीज, हवा में है, पानी में है, जहां पे भी है. If it's in the fluid, there must be an upthrust. ठीक है. यू कैन निग्लेक्ट दैट अपथ्रस्ट क्योंकि वो नेग्लिजिबल होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो कभी होगी ही नहीं unless and until you're doing it in vacuum. So D is also wrong. ठीक है. So that means A would be correct, and as we stated, tension T must be same because upthrust is same in both cases. So nothing has changed from in both the cases. So A is correct. ठीक है. Now काटी लगाने वाला तरीका ये है. काटियां लगा लगा के you can get rid of answers that you want to make sure कि वो नहीं है आपके पास, उसका कचरा ना करो. अच्छा. Now this question, in a machine many couples act on a rotating object as shown. What is the resultant torque acting on the rotating object? Resultant torque निकालनी है. ठीक है. और इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी होंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क भी होगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी होगी. ये याद रखना. टॉर्क क्या थी? टॉर्क थी कपल force in the couple, one force in the couple into the distance between the couple. ठीक है. That was torque. सो यहाँ पे देखो 25 और 25 एक दी हुई है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 हो, सॉरी 12 प्लस 12 24 हो गया. अच्छा. फिर उसके बाद हमारे पास 16 और एक 16 की दी हुई है यहाँ पे. ये क्या हो गया? ये हो जाएगा हाउ मच इज दिस? 10 प्लस 10 20 हो गया ये डिस्टेंस. अच्छा. फिर उसके बाद एक 30 है और दूसरी 30 है.
सो आई थिंक दैट विल बी 6.5 है ना, सो दैट शुड बी 13। एंड एक हमारे पास क्या है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन वाली है, सॉरी 50 न्यूटन और 50 न्यूटन वाली है। सो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट टॉर्क निकालनी है, ये नहीं पता इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट टॉर्क कैसे निकलेगी, द रिजल्टेंट मोमेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज को मैं बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को कंसिडर करूंगा एज पॉजिटिव, और मैं क्लॉकवाइज टॉर्क्स को कंसिडर करूंगा एज नेगेटिव, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखना पड़ेगा, एंड देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग। सो आपका जो पहला टॉर्क है, जो आपका पहला टॉर्क है, दैट इज दिस 25 न्यूटन वाला, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। सो इसको पॉजिटिव लेंगे, सो दिस विल बी 25, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट वाज 24। मेक श्योर यू कन्वर्टेड बिकॉज दिस वाज इन सेंटीमीटर्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद आपके पास ये 16 न्यूटन वाला है। वुप्स, 16 न्यूटन वाला कहाँ है, ये है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। So I'll take this as positive as well. So 16 into 20 into 10 to power minus 2। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास 30 न्यूटन वाला। 30 न्यूटन वाला इज अ क्लॉकवाइज, सो 30 इज क्लॉकवाइज, सो माइनस 30, एंड यू आर गेटिंग 13, so 13 into 10 power minus 2 plus, okay, and then you have एंटी क्लॉकवाइज अगेन 50 वाले के लिए, सो प्लस 50, एंड देन 8 सेंटीमीटर, सो 8 into 10 to power minus 2, ठीक है। दिस वुड बी द रिजल्टेंट टॉर्क। द रिजल्टेंट टॉर्क वुड देन वर्क आउट टू बी, आई थिंक अगर इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ रही है मेरे पास तकरीबन 9.3, ठीक है, तकरीबन। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज बतानी है इधर, कि देयर इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस जिनमें कैलकुलेशन लंबी होगी, ठीक है। डोंट डाउट योर सेल्फ टू मच, ठीक है। कभी कभार आंसर निकाल लोगे, ठीक है, तो यू गेट सेकंड थॉट्स कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो है वो किसी आंसर से मैच कर रहा है, सो देयर इज अ बिग चांस कि यू डन द कैलकुलेशन करेक्टली। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट की मिस्टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन की मिस्टेक। अगर आप कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर चारों में से किसी भी आंसर को नहीं मिलता, क्योंकि एग्जामिनर का टेस्ट करने का तरीका ज्यादातर आंसर्स के बिटवीन कॉन्सेप्ट का होता है, rather देन कैलकुलेशन में देखने का कि उनने कैलकुलेशन बच्चों ने सही करी नहीं करी। सो इफ योर आंसर इज मैचिंग, सो टेक दैट एज कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। इफ इट्स नॉट मैचिंग एनी ऑफ द फोर, डू द कैलकुलेशन अगेन, मे बी अप्लाई समथिंग एल्स, जो आप हो सकता है यू माइट बी मिसिंग अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अगर सेम आ जाए तो बी अ लिटिल लीनियंट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। जैसे यू डोंट नीड टू चेक दिस थिंग अगेन, अगर आ रहा है 9.26 आ रहा है, 9.27 आ रहा है, तो क्या ठीक है, आ रहा है, आई डोंट नीड टू चेक चेक दिस अगेन, ठीक है। बट अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते हैं तो इन चारों में से कोई भी किसी भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में कैलकुलेटर में डालने में करते मिस्टेक, ठीक है। सो दैट इज अ लीनियंट फैक्टर ओवर हियर, क्योंकि सीआई एग्जामिनर जो है वो तो कॉन्सेप्ट्स में टेस्ट करता है, इट डज नॉट टेस्ट ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से क्या करते हैं कि डिस्टेंसेस आधे ले लेते, ठीक है, तो हो सकता है वो एक आंसर जो है वो उसमें होता, एग्जामिनर वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें गलत हो सकता है। बट एज रिगार्ड्स टू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर सही कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सही कर रहे हो, आंसर जो भी आ रहा है तकरीबन तकरीबन कोई चीज बन रही है, तो अज्यूम दैट सही है, मैंने सही करी कैलकुलेशन। अच्छा, अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट पी एज शोन। सबसे पहले तो क्या बोला है, यूनिफॉर्म बीम है, दैट्स गुड। वेट विल एक्ट एज ज्योमेट्रिक सेंटर। Weights of 10 Newton and 20 Newton are attached to its ends. The length of the beam is marked at 0.1 meter intervals. The weight of the beam is 100 newtons. At which point should a further 20 Newton be attached to achieve equilibrium? अच्छा, सबसे पहले तो वेट की पोजीशन मार्क कर लेते हैं। सो वेट कहाँ होगा, वेट 100 न्यूटन का है, सो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. So that means weight should be at 0.5. So the weight is over here, 100. Okay. Now we just need to calculate कि हमें क्या एक्स्ट्रा चाहिए होगी।
अच्छा, मैं अगेन यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आई विल टेक आउट, आई विल से द क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव, sorry, I'll say the clockwise moments are negative and I'll say the anti-clockwise moments are positive. ठीक है। अच्छा, सो अब हमारे पास कौन कौन से 100 न्यूटन इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो 100 into 0.1, 0.1, देन प्लस 10 into दिस इज 0.6 के, नो कन्वर्जन नीडेड, ऑलरेडी सब कुछ है। और ये जो 20 न्यूटन वाला है दैट इज एन क्लॉकवाइज मोमेंट, सो दैट इज 20 into 0.4। अच्छा, इसको नेगेटिव लेना है, सो -20 into 0.4। अच्छा, और दिस इज योर रिजल्टेंट मोमेंट। द रिजल्टेंट मोमेंट comes out to be 8 न्यूटन मीटर, ठीक है। यानी 8 न्यूटन मीटर, यानी इट इज 8 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आया है कि रिजल्टेंट मोमेंट, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो 8 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर 8 एंटी क्लॉकवाइज रिजल्टेंट मोमेंट है तो यू नीड एन 8 क्लॉकवाइज टू कैंसिल इट, ठीक है। अगर 8 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है अभी, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक 8 clockwise चाहिए होगा, right? So you need an 8 clockwise. So your moment, the new moment that you need to add is an 8 clockwise. And वो बोल रहे हैं कि 20 न्यूटन का वेट और अटैच करना है, so the force will be 20, but you want to know the distance. You work out the distance, that works out to be 0.4 meters, ठीक है। So that means clockwise लाना है moment, और 0.4 meters से दूरी होनी चाहिए from P. So that means 0.4 meters from P, it should be at D, another 20 न्यूटन का वेट। अच्छा, then we have what are the SI based units of the quantity pressure upon density. So pressure is force upon area. Force क्या हो गया, force हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एरिया मुझे समझ नहीं आया, अच्छा एक सेकेंड, एमन, एरिया क्या हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी यू नो केजी पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, सो ये क्या हो गया, ये हो गया केजी मीटर वन -2, सो मीटर -1 सेकेंड -2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने केजी मीटर -1 सेकेंड -2 को डिवाइड करना है केजी मीटर क्यूब से। सो दीज टू कैंसिल आउट, केजी कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये और ये तो गलत है, ठीक है। एंड देन यूर गेटिंग -3 ऊपर चला गया, सो -1 + 3, दिस बिकम्स 2, एंड देन सेकेंड -2। सो आई थिंक दैट विल बी दिस। अच्छा, एमन, हमने क्या किया, हमने ये किया है कि यूजिंग जो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 100 न्यूटन का वेट, 10 न्यूटन का ये वेट था और 20 न्यूटन का ये वेट था, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बट एग्जामिनर पूछना नहीं कि हाँ लगाओ 20 न्यूटन का इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कोई ना कोई रिजल्टेंट मोमेंट होगा, कोई ना कोई रिजल्टेंट टॉर्क होगी इस पे, जब तो मोमेंट, जब तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। सो हमने पहले क्या किया, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उस रिजल्टेंट मोमेंट का, और उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। वो कैसे निकाला, हमने कहा यार क्लॉकवाइज वालों को, सारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम नेगेटिव ले लेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो मैंने इसका फिर कैलकुलेशन करी, मैंने करी 100 into 0.1, ये क्या है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए इसको पॉजिटिव लिखा। देन 10 into 0.6 पॉजिटिव, ठीक है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, सो पॉजिटिव चला गया। देन 20 into 0.4 बट नेगेटिव, बिकॉज दिस विल प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैंने ये करके मैंने रिजल्टेंट मोमेंट निकाल लिया कि रिजल्टेंट मोमेंट अभी के केस सिनेरियो के लिए, जब ये तीसरी फोर्स चौथी फोर्स हमने ऐड नहीं करी है, तो वो क्या है, वो है 8 +8 आ रहा, ठीक है। इट वॉज कमिंग आउट एज +8, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, आपने बोला था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स इट इज 8 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो अगर इस रॉड को घूमना होगा, इफ द रॉड टर्न्स, ठीक है, सो इट विल टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट फैशन विद 8 न्यूटन मीटर्स, विद 8 न्यूटन मीटर्स ऑफ मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्विलिब्रियम में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 8 एंटी क्लॉकवाइज अभी आ रही है, सो 8 क्लॉकवाइज लानी पड़ेगी, ताकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैंसिल हो, 8 खत्म हो जाए, राइट। If you have 8 anti-clockwise abhi, resultant moment, you need to get 8 clockwise to cancel it. So that's that. So I just then did, उन्होंने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि एक फर्दर वेट ऑफ 20 न्यूटन कहाँ डालें। They told you क्या वैल्यू ऑफ द फोर्स,
सो दे टोल्ड यू 8, तो मैंने 20 डाला, एक्स डिस्टेंस निकाला 0.4 आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, इट शुड बी टू द राइट ऑफ पी एंड एट अ 0.4 का डिस्टेंस, सो इट इज डी देयरफॉर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, विच क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, कौन कौन सी क्वांटिटीज? सी, वेरी गुड एमन। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हर चीज में कंजर्व होंगे इफ इट इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड अप अ हिल, द फ्रिक्शनल फोर्सेस रेजिस्टिंग द साइक्लिस्ट मोशन इज 8 न्यूटन्स। ओके, और ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात आती है। The cyclist uses 450 joules of energy to travel a distance of 20 meters. वो 450 joules input कर रहा है to travel a distance of 20 meters. What is the increase in gravitational potential energy of the cyclist? So this cyclist over here is climbing a slope. ठीक है, so he is climbing a hill. Obviously उसका क्या होगा, उसकी gravitational potential energy increase करेगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। अच्छा, now एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखी हुई, दैट ही इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड अप अ हिल। ठीक है, दैट मींस दैट हिज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली अ जीरो, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, देन आई थिंक इट वुड बी इजी टू वर्क आउट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, ये दिया हुआ है वो खुद कितनी एनर्जी निकाल रहा था, और आप फ्रिक्शनल फोर्सेस की भी एनर्जी निकाल सकते हो, फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दिया हुआ है। सो लेट्स सी कैसा बनेगा केस सिनेरियो। वी नो कि जो एनर्जी इनपुट हो रही है वो सारी एनर्जी आउटपुट होगी। एनर्जी इनपुट क्या हो रही है, खुद 450 जूल्स डाल रहा है सिस्टम के अंदर, सो 450 इज हिज इनपुट। अच्छा जी, उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से फ्रिक्शन के लॉसेस हो रहे हैं, सो ही इज लूजिंग फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस। उसका वर्क डन कैसे आएगा, 8 इंटू 20 से, सो ही इज लूजिंग 8 इंटू 20। ठीक है, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दिस इज हिज ओन इनपुट, एंड जो है व्हाट्स द एनर्जी आउटपुट, इट इज चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कुछ हो ही नहीं रहा, सो वी हैव जस्ट नेग्लेक्टेड दैट, सो इट वुड बी हिज डेल्टा जीपीई। सो हमारे पास आ रहा है 290 joules of change in gravitational potential energy, so that should be B. Okay, I'm going to do this question, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद, बल्कि दोनों क्वेश्चन ही अजीब से। लेट्स मी जो फर्स्ट लेट्स डू पहले 18 19 20 कर लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। ओके, what is a correct derivation of the equation relating power, force and velocity? पावर, फोर्स और वेलोसिटी वाली इक्वेशन की डेरिवेशन मांग रहे हैं। यू नो वो कहां से आती है, आपको पता है, आपको पता है वो कहां से आती है, आपको पता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है, वी हैव डन दिस डेरिवेशन, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा डेल्टा डब्ल्यू कहां से आएगा, डेल्टा डब्ल्यू आता है थ्रू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। नाउ द फोर्स इज नॉट चेंजिंग, दिस इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला, सो दिस बेसिकली कम्स डेल्टा एफ बाहर आ गया और ये बन गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। Change in displacement upon time is known as velocity, so this therefore becomes force into velocity. ठीक है, ये डेरिवेशन है। नाउ यू जस्ट नीड टू मैच अप, जो भी इसके मैचअप कर रहा है, सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गुड इनफ, वही बात होती है। सो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो है वो वेलोसिटी जाती है। सो आई थिंक ए ही करेक्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द अदर आंसर्स, टाइम मिले तो पढ़ लेना, खुद ही समझ आ जाएगा सारे गलत है। ठीक है, इसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस बोला हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन विल नॉट बिकम वेलोसिटी। ठीक है, वो स्पीड बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला गलत है इसमें तो। ठीक है, और इसमें भी फॉर्मूला गलत है। ठीक है, सो जस्ट छोटी छोटी सटल चीजें होंगी ऐसे क्वेश्चन में जो वर्कआउट करने होंगे। अच्छा, a cable on a suspension bridge supports a weight of 19.3 in 10 power 5 newtons. The weight caused the cable to stretch by 47 millimeters. A lorry crossing the bridge then increased the force on the cable to 23.3 in 10 power 5. The force extension graph for the cable is shown. So this is the force extension graph. What is the increase in strain energy in the cable when the lorry is crossing the bridge?
सो इंक्रीज कैसे निकलता है या एनर्जी कैसे निकलती है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में से, वो निकलती है थ्रू एरिया अंडर ग्राफ। आपको इंक्रीज निकालना है, सो यू नीड द एरिया ऑफ दिस ट्रपीजियम। ठीक है, सो विल जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रपीजियम। ओके, so area of trapezium is half into sum of parallel sides into height। ठीक है, ओके, सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एक हो गई 19.3 × 10⁵ और दूसरी हो गई 23.3 × 10⁵। सो दिस इज 19.3 प्लस 23.3 एंड देन इनटू 10⁵। ठीक है, एंड देन एक्सटेंशन इन मिलीमीटर्स है, ये न्यूटन में थी, इसको कन्वर्ट करने मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाइट आएगी आपके पास 57 माइनस 47 and then you need to convert this as well. Okay, let's work this answer out. So you're getting 21300। ठीक है, so 21300 मेरे पास आंसर आ रहा है। So that is approximately 21.3 kilojoules। So 21 kilojoules, that's the increase in energy। ठीक है, and then 20, what are the units of stress, strain and the young modulus? Stress होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, सो उसके पास्कल्स होंगे विच इज प्रेशर। देन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, सो दैट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, और यंग मॉड्यूलस क्या होता है, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो पास्कल अपॉन नो यूनिट्स क्या हो जाएगा, पास्कल ही हो जाएगा। सो इट शुड बी पास्कल नो यूनिट पास्कल। ठीक हो गया, अच्छा जी, लेट्स डू लेट्स डू लेट्स डू लेट्स डू लेट्स डू दीज थ्री क्वेश्चंस। अच्छा जी, द पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 नैनोसेकेंड। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव? सो पीरियड उसका दिया हुआ है 1 नैनोसेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। सो 1/1 इंटू 10⁻⁹ विल बी 1 × 10⁹ ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी दिस वन। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनी ऑफ द अदर आंसर्स, सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आ गया। ठीक है, अच्छा, which statement about progressive longitudinal waves is not correct? The oscillation of the particles are parallel to direction। अच्छा, not correct पूछा है। ठीक है, इसमें से कौन सी जो है वो गलत है, वो देखनी है। तो एक प्रोग्रेसिव वेव है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, सो अ प्रोग्रेसिव वेव विल नॉट हैव नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टेशनरी वेव, so this one is wrong, so that means this is the answer, which one is not correct। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, प्रोग्रेसिव विल ट्रांसफर एंड longitudinal need medium to travel, and longitudinal की definition है parallel to direction of transfer। अच्छा, and then you have a bicycle gear wheel is a disc with 50 teeth। ठीक है, 50 teeth है इस gear wheel पे, equally spaced around its edge as shown। the gear wheel is rotated 10 times each second। एक सेकेंड में 10 दफा घूमता है और 50 इसमें टीथ है। ठीक है, ओके, टीथ जो है वो उस, ये जो स्प्रिंगी टिप है, ओके, so 50 teeth। ठीक है, and it is going to rotate 10 times in a second। springy strip को you're going to hit how many times? So the frequency you're going to hit the springy strip with is के 50 teeth है और एक सेकेंड में ये 10 दफा 50 teeth आते लगेंगे। So this should be 500 hertz। You're striking the springy strip with 500 hertz। बार बार इसको लगते रहोगे, एक सेकेंड में 500 हर्ट्ज, 500 दफा लग जाओगे इसको। ठीक है, बोल रहे हैं द मेटल स्ट्रिप प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिप। तो इसका मतलब यही है कि स्प्रिंगी स्ट्रिप को अगर 500 हर्ट्ज से मार रहे हो तो स्प्रिंगी स्ट्रिप 500 हर्ट्ज की ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दे गिवन यू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दे आर आस्किंग यू फॉर द वेवलेंथ। सो v equals to f lambda, the velocity is 330, the frequency is 500, the lambda is, we have no idea, so this works out to be 0.66 I guess, yes, so 0.66।
ठीक है, दैट्स दैट. लेट्स डू दिस. अच्छा, ये क्या है? अ स्टोन ऑफ मास m falls from rest at a stone of mass m falls from rest at the top of a cliff of height h into the sea below. Just before hitting the sea, the stone has speed v. What is the average force of air resistance acting on the stone during its fall? ठीक है, तो ऐसे सवाल हमने देखे हैं इन एनर्जी वाला चैप्टर, जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने एक चीज को हवा में फेंका किसी लाइक एक हाइट से नीचे. ठीक है, और वो पूछते हैं कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस. तो वो कहाँ से आती थी? वो आती थी टू एनर्जी की कैलकुलेशन करके फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की तरह से इसको सॉल्व करके यू गॉट द एवरेज फोर्स, मतलब एवरेज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस. तो वी विल आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एनर्जी ही, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो P2 का एक सवाल होता था. अच्छा, नाउ आपके पास क्या हो रहा है? ओके, so let's solve this by starting with energy inputs equals to the energy outputs. ठीक है, so energy input will equal to energy output. अच्छा, now what are the inputs and what are the outputs? Input तो आपका ये हो गया कि आपकी gravitational potential energy decrease कर रही है, that is the input. ठीक है, so there is definitely a delta GPE. अच्छा जी, उसमें से क्या हो रहा है? उसमें से लॉसेस हो रहे हैं हमारे फ्रिक्शन फोर्स के. ठीक है, सो वी आर हैविंग फ्रिक्शन फोर्स के लॉसेस, तो देयर इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. एंड एनर्जी आउटपुट जो है वो क्या हो गया? एनर्जी आउटपुट हमारी वो काइनेटिक एनर्जी हो गई जो हमारी इंक्रीज हो गई. ठीक हो गया. अच्छा जी, ना लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. अच्छा, डेल्टा जीपीई क्या हुआ इसका? इट इज अ स्टोन ऑफ मास m एंड फॉल्स फ्रॉम हाइट h. तो इसका डेल्टा जीपीई क्या हो जाएगा? m g h हो जाएगा. तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, एंड equals to the change in kinetic energy. Okay, change in kinetic energy, it fell from rest and it went to a speed of v. ठीक हो गया. अच्छा, सो यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर ये याद हो तो इट वाज आल्सो वन फॉर्मूला, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, सो हाफ एम, देन आई एम गोइंग टू गो फाइनल स्पीड विच वाज v, इनिशियल स्पीड वाज 0. तो ये आ गया. सो बेसिकली हमारे पास इसको अगर मैं उधर साइड पे ले जाऊं, सो आई एम गेटिंग एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अच्छा, ना हाउ डू आई वर्क आउट दी? हमें एवरेज फोर्स निकालनी है. ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को हमें जो है वो इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स into the distance, जिस डिस्टेंस पे एक्ट करी, एंड इट हैज एक्टेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ h. राइट. अच्छा जी, तो अब सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स चाहिए तो h को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी एच, यहाँ कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच. लेट्स राइट इट मैनर, एम वी स्क्वायर अपॉन टू एच इक्वल्स टू द फ्रिक्शन फोर्स. अच्छा, अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे मैचअप कर रहा है. I think it's going to be this one. There's अगर हम m common ले ले, तो if I take m common out, I am getting g minus v square over 2h, which is your friction force. ठीक है, सो जेनेरिक वही है, P2 वाला सवाल है जो वो आपको स्टेप्स में करवा देते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी को चेंज निकालो, फिर काइनेटिक गेन निकालो, फिर वर्क डन निकालो कितना वो फ्रिक्शन गेन, फिर वर्क डन, फिर फ्रिक्शन की फोर्स निकालो. तो एग्जैक्टली वही सवाल है, कम एक मार्क. ठीक है, तो ये वैसा ही करना था. एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज देयर फॉर पार्ट सी. ठीक हो गया. एनी प्रॉब्लम्स? A railway engine accelerates a train of total mass 1200 tons. 1 ton equals to 1000 kg from rest to a speed of 75 meter per second. How much useful work must be done on the train to reach this speed? ठीक हो गया. तो हमें निकालना है वर्क डन. ओके, वर्क डन कहाँ से आएगा? वर्क डन आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस से. ठीक है, आई डोंट नो द फोर्स एंड आई डोंट नो द डिस्टेंस. मुझे स्पीड्स दी हुई है और मुझे मास दिया हुआ है इसका, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट क्या हो. अच्छा, force तो I can work out using MA. I think I can easily work out the force using MA. सही है. अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ सकती है बिकॉज एक्सेलरेशन के लिए भी वर्कआउट कर लेते हैं थोड़ा सा. सो एक्सेलरेशन इज इन फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम. राइट.
सो लेट्स से कि फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी, मास क्या था इसका, 1200, 1200 टन है, और एक जो है वो 1000 होता है, सो इन 2000। टाइम नहीं है हाँ, बट अभी फिलहाल के लिए राइटिंग इट इन, ठीक है, फिर देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्लली गोइंग टू कट आउट फ्रॉम दिस एस और वो वाली चीज, ठीक है। लेट्स सी क्या बन रहा है हमारा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अदर फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन हमारे पास। दूसरा है हमारे पास उसमें क्या कहते हैं, बाकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए ऐसा, उसमें भी एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। बट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू वर्क आउट कि हो क्या रहा है। अच्छा, मास आ गया हमारे पास, हमें इसकी एक्सेलरेशन देखनी, एक्सेलरेशन क्या है इसकी, रेस्ट से गया है टू स्पीड ऑफ 75 मीटर पर सेकेंड, सो यानी 75 माइनस 0 अपॉन टाइम, ठीक है। सो द फोर्स इज वर्किंग आउट टू बी 1200,000 and then into 75 upon time. Okay, now let's try to get the distance out. अच्छा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो सही, अच्छा डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले तो। आई हैव इंक्लूडेड टाइम ओवर हियर, सो लेट्स से काम करते हैं टाइम को उसी तरीके से देख लेते हैं। अच्छा, सो इसकी हो गई यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर कोई तरीका भी होगा? हाँ हाँ वो है, एक मिनट, जस्ट फॉलो अलोंग, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड एमसीक्यू है ये, ठीक है। असल में क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस आएगा वर्क डन, ठीक है। यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट रियली हैव एनी टाइम गिवन टू यू, ठीक है। ना ही आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और मास दिया हुआ है, ठीक है। काफी हद तक कुछ चीजें आपको बताई नहीं है, तो हम ये कुछ इक्वेशन वर्कआउट करके देख रहे हैं कि हमारा एंड में हमारा किसी तरह जो है वो वर्क डन आ जाए, ठीक है। अच्छा, S is U, U was rest, so S equals to half, and then acceleration क्या थी, acceleration हमने निकाली 75 upon t, so acceleration is 75 upon t, and then ये हो गया t square, so this basically becomes, अच्छा S equals to 75 upon 2 t, अच्छा जी, still getting in t, एंड आई थिंक अब अगर हम इसको वर्क डन के उसमें डाल दें, सो फोर्स क्या है हमारी, 1200,000 है, फिर 75 अपॉन टी, ये सारी फोर्स के अंदर है, एंड देन यू आर गेटिंग, फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो यू आर गेटिंग 75 अपॉन 2 टी, ठीक है। द टाइम्स एंड अप कैंसिलिंग आउट, एंड योर वर्क डन इज वर्किंग आउट टू बी into 75 squared upon 2. अच्छा, आई एम गेटिंग द आंसर एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो आई एम गेटिंग 3.375 इंटू 10 to the power 9। अच्छा, एमन हमने क्या किया, इन्होंने बोला था कि आप जो है हमें वर्क डन बता दो, क्या हुआ, एक ट्रेन को एक्सेलरेट करने के लिए फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, नाउ अब वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू वर्क आउट द फोर्स एंड आई वॉन्ट टू वर्क आउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नाउ फोर्स के लिए मुझे मास दिया हुआ है और मुझे एक्सेलरेशन मिल सकती है, आई जस्ट डोंट नो द टाइम, ठीक है, टाइम कितना लगा, वी डोंट नो व्हाट द टाइम इज, ठीक है। तो वी अज्यूमिंग कि देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं दूसरी वाली लेता, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का दूसरी वाली लेता तो इसमें टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी एक वर्कआउट जहां पे भी करो तो एक्सेलरेशन में टाइम लेके आना जरूरी था, बिकॉज टाइम से ही आती है वो, ठीक है। तो इसलिए व्हाट आई डिड, ठीक है, व्हाट आई जस्ट डिड, इसके मैंने क्या किया है, मैंने, हम पहले से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमने मास इंटू एक्सेलरेशन किया, मास अलग लिख लिया, एक्सेलरेशन जो आनी चाहिए थी वो लिख ली, टाइम टी को वैसे का वैसा अंदर रह गया, ठीक है। देन हमने क्या किया, वी नो कि जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें
लाइक उसमें टाइम आता है, ठीक है। तो होपिंग दैट कि इन द एंड जब मैं फोर्स एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन ली, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हाफ जो एक्सेलरेशन थी 75 अपॉन टी डाली, और टाइम टी स्क्वायर ही डाला। टाइम दोनों कैंसिल और 75 टी अपॉन टू आ गया, ठीक है। देन प्लग्ड इन एवरीथिंग ओवर हियर एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, तो इट वाज रैदर जस्ट अ केस ऑफ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग, ठीक है। um, क्या कर सकते थे, मे बी यू कुड हैव मेड टाइम द सब्जेक्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता था कि कोई टाइम नहीं पता, तो देखो इसमें और इसमें क्या यूनिवर्सल है, टाइम इज बेसिकली द यूनिवर्सल थिंग जो टाइम इनको लिंक करेगी, ठीक है। सो यू कुड हैव मेड टाइम द सब्जेक्ट, ठीक है, टाइम को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। सो दैट वाज आल्सो पॉसिबल, मैंने एक अप्रोच करके दिखा दी, ठीक है। डू ट्राई इट आउट, ठीक है, कोई और अप्रोचेस देखो। मेरे दिमाग में तो ये अप्रोच आई तो मैंने ये कर दी। A rubber band is stretched and then relaxed to its original length, ठीक है। The diagram shows the force tension graph for this process. तो when it goes from zero to a q it is extending, तो zero to a q it is extending, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, ओपी क्यू जाता है तो एक्सटेंडिंग हो रहा है, और क्यू आर ओ आता है तो इट इज गोइंग बैक, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन नॉट से दैट दिस इज इन इलास्टिक मटेरियल, ये अभी भी इलास्टिक ही है, ठीक है, बिकॉज इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ वापस से, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आता है, इट डज नॉट गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब इट टेक्स दिस मच एनर्जी टू एक्सटेंड, ठीक है, ये सारी एनर्जी लेता है वो एक्सटेंड करने में, लेकिन वापस जो है वो सिर्फ इतनी एनर्जी करता है, ठीक है। बाकी सारी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं जाया हो रही होगी, या इसको बेसिकली हीट एनर्जी बनी होगी इसकी। इट्स नॉट इन इलास्टिक, इट इज नॉट इन इलास्टिक इसलिए क्योंकि वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे तो आ रहा है ना, एक्सटेंशन वापस से जीरो होती है, लोड अनलोडिंग करते हुए वापस अपनी जीरो एक्सटेंशन पे आता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज करेक्ट। एरिया एक्स इज द एनर्जी विच हीट्स द बैंड एज इट स्ट्रेच फ्रॉम एक्सटेंशन। अच्छा, एरिया एक्स आपको मार्क किया और एरिया वाई आपको मार्क किया हुआ ये वाला, कि चारों स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, टेल मी विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Yes, B is correct. That area X plus area Y is the minimum energy. देखो ना, एरिया X प्लस एरिया Y, जो ब्लू वाला एरिया मैंने मार्क किया है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द ब्रांड, ठीक है। एंड एरिया Y क्या है, एरिया Y वो एरिया है जो वापस मिलती है आपको एनर्जी, ठीक है। एरिया X एनर्जी क्या है, एरिया X वो एनर्जी है जो जाया होती है, जो हीट एनर्जी बनती है। लेकिन स्टेटमेंट ए जो कह रही है कि विच हीट्स द बैंड एज इट स्ट्रेच टू एक्सटेंशन, नो इट्स नॉट द energy that heats the band as it is being stretched. It is the energy that is heating the band as it is being like उसको वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे लेके जाया जा रहा है, उसके ऊपर से फोर्स हटाई जा रही है, तब ये एनर्जी, जब ये लॉस बन रहा है, ठीक है। सो दिस इट्स ओनली रॉन्ग फॉर दैट रीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता एज इट इज कंप्रेस्ड वापस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फॉर द केस दे डिस्क्राइब राइट नाउ वो गलत होगा। अच्छा, अच्छा, एरिया एक्स इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैंड, नहीं, एरिया एक्स जो है वो वेस्टेड एनर्जी है, ठीक है। पूरी एनर्जी जो स्टोर हुई है ब्लू वाला एरिया है, ठीक है। एंड एरिया वाई माइनस एरिया एक्स इज द नेट वर्क डन ऑन द बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एरिया वाई माइनस एरिया एक्स, एरिया वाई माइनस एरिया एक्स से आप कुछ सेंस नहीं बना सकते, क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज है, ओवरलैपिंग नहीं है। ये माइनस हो भी रहे हैं तो हमें नहीं पता क्या आप दे रहे होंगे आपको, ठीक है, वी हैव नो आइडिया, तो वी कांट कमेंट अबाउट दैट एक्चुअली। Then we did this, moving on. So, yeah. An ambulance travels along a straight road at a speed of 30 meter per second. Its siren emits a sound of frequency 2000 hertz. The speed of sound in air is 340 meter per second. The ambulance passes a man standing at the side of the road. What is the frequency of the sound heard by the man as the ambulance moves towards him and as the ambulance moves away from him? So I think this is Doppler's effect. ठीक है, एक दफा वी नीड टू सॉल्व फॉर टूवर्ड्स एंड एक दफा वी नीड टू सॉल्व फॉर अवे। सो एफ ओ इक्वल्स टू, let's do this. The observed frequency will equals to, now it was 340 upon 340 minus 30, and then fs क्या है 2000 है, एंड एक एफ ओ क्या हो जाएगी, एक एफ ओ हो जाएगी 340 अपॉन 340
plus 30 into 2000. So let's see what answers you're getting. So we're getting 2193 over here. और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 1837. ठीक है 1837. तो correct to three significant figures this becomes 1840 and this correct to three significant figures becomes 2190. So 2190 and 1840. 25 way. Sorry. Frequency heard as the ambulance moves towards the man. Towards the man कौन सी है towards the man 2190 है. Sorry. Towards the man 2190 है and away from the man is 1840. ठीक हो गया. अच्छा. Three different electromagnetic waves P, Q and R have the frequency shown. Which row identifies P, Q and R? तो आपने frequency के हिसाब से याद नहीं करा, आपने lambda के हिसाब से याद किया. Lambda कैसे निकालेंगे? You know V equals to F lambda. To find out lambda, you would basically have to lambda निकालने के लिए you would have to divide velocity by the frequency. ठीक है जी. सो वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 3 × 10⁸ एंड देन जो भी ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो आप उसके साथ कर लोगे. ठीक है. दिस विल बी एज 3 × 10⁸. ओके. सो मैं लिख रहा हूँ इनकी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 × 10. सो ये आ रही है हमारे पास 1 × 10⁻². 3 × 10⁸ divided by 3 × 10⁻13. So ये आ रही है 1 × 10⁻⁵ और 3 × 8 divided by 6 × 10⁻14. So we are getting 5 × 10⁻⁷. Now, which of the options do you think is the most accurate to this? अच्छा, so this is basically हमारे पास आ रहा है 10⁻0 से लेके 10⁻⁻3 तक के में आ रहा है विच वॉज माइक्रो. ठीक है. सो दिस वॉज माइक्रो. हाँ. ठीक है. और इसमें से देख लो सिर्फ एक ही आंसर विच इज माइक्रो, तो दैट इज द मोस्ट वो, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं. अच्छा, 1 × 10⁻⁵ वॉज इन इंफ्रा. राइट, इट वॉज इन इंफ्रा. सो इंफ्रा भी मैचअप हो गया. और ये जो है दिस इज हमारा जो 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁸ तक का था. ठीक है. वो था अल्ट्रा वायलेट वाला. ठीक है. बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैचअप एज सच नहीं हो रहा, लेकिन इट्स लाइक चलो ऑन दी वर्ज है. चलो ओके, हमने वैसे भी हमने एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन जब करी है, थोड़ा सा ज्यादा सुपरलेटिव केस दे दिया तो इट्स ओके बनता है. लेकिन बाकियों को देखोगे, बाकी तो बिल्कुल भी मैचअप नहीं कर रहे. ठीक है ना. एक्सरे कहीं से नहीं बनेगा, अल्ट्रावायलेट कहीं से नहीं बनेगी, यहाँ पे इंफ्रारेड कहीं से नहीं बन रही, तो बाकी तो बिल्कुल भी मैचअप नहीं करे. ये तकरीबन तकरीबन मैचअप कर. इट्स ओके. अल्ट्रावायलेट इज जस्ट नेक्स्ट टू विजिबल, कोई मसले की बात नहीं. अच्छा. उसके बाद 27 क्या कह रहा है? Which row describes the oscillations of two moving particles in a stationary wave that are separated by a distance of half a wavelength? तो स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं और उसका फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं दो ऐसे पार्टिकल्स का जो हाफ अ वेवलेंथ से सेपरेटेड है. सो जब हाफ लैम्डा आपकी सेपरेशन होती है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन अ स्टेशनरी वेव? 180 degrees because they are in opposite loops. ठीक है. opposite loops में आ गए तो the phase difference should be 180 degree. ठीक है. तो either of these. and now we need to check के same amplitudes होंगे या पे नहीं. अच्छा, एंटी नोड वाले पॉइंट्स के लिए तो it is clear and certain कि एम्पलीट्यूड उनका तो सेम ही होगा. ठीक है. बट जरूरी नहीं है कि हम एंटी नोड वाले पॉइंट ले रहे हो, तो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है. अच्छा, सो नाउ these amplitudes are approximately the same. Let me draw a line. I've not drawn a symmetrical wave. Wait a second. Now, let's draw a symmetrical wave at least. सेम ही होगा. ठीक है. लेकिन बस थोड़ा सा चेक कर लो. ठीक है. जस्ट कोई एक ऐसी चीज है जो आई डोंट थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट इन क्लास पहले कि, तो इट्स जस्ट दैट कि वो एग्जैक्टली वहां पे मैचअप नहीं होंगे. ठीक है. बट जस्ट
अच्छा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड और ये हाफ लैम्डा सामने कहा था, ये डिस्टेंस इनका जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज हाफ लैम्डा। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना है। अगर मैं इससे हाफ लैम्डा का डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, सो देयर विल बी ए पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, विच इज टर्निंग आउट टू बी हैविंग अ एन अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड इज सेम। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में बिठा लें, कोई नई चीज है विच यू लर्न के हाफ लैम्डा से जो पॉइंट सेपरेटेड होंगे उनका एम्पलीट्यूड सेम भी होता है। ठीक है, तो उनका फेज डिफरेंस 180 होता है और उनका एम्पलीट्यूड सेम ही होता है। ठीक है, अच्छा, सो नाउ मूविंग ऑन। A parallel beam of red light of wavelength 700 nanometers is incident normally on a diffraction rating that is 400 lines per millimeter. What is the total number of intensity maxima from the grating? सीधा सीधा जो है वो डायफ्रैक्शन रेटिंग का सवाल है। तो वी नो दैट डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, वी डोंट नो द डी, हमें डी निकालना पड़ेगा। इन्होंने बोला है 400 लाइंस है पर मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ में हमारे पास 400 लाइंस हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास 1 मीटर में कितनी लाइनें हैं? लेट्स फाइंड दैट आउट। सो दैट बिकम्स 400 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ सो दैट बिकम्स 400,000 लाइन्स। ठीक है, वी हैव 400,000 लाइन्स इन अ मीटर। इन मीटर, ठीक है। डी क्या होता है? डी होता है 1 डिवाइड बाय द लाइन्स इन अ मीटर, सो 400,000। Now we just plug this on over here. So 1/400,000. नाउ साइन थीटा आप क्या निकाल रहे हो? एन मैक्स निकालोगे पहले। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, फिर उसके अंदर आप लगाओगे 2n max +1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, द टोटल ऑर्डर्स ऑफ दैट थिंग। सो इसमें क्या होता है? इसमें साइन 90 हो जाता है जब मैक्सिमम का निकाल रहे होते हो। ये हो गया आपका एन मैक्स, और लैम्डा क्या है आपका? लैम्डा आपका 700 इंटू 10⁻⁻9। अच्छा, एमएन बेसिकली देखो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा है। ठीक है, पूछा है क्या? पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम बता दो। तो आई होप यू रिमेंबर के डायफ्रैक्शन रेटिंग का ऐसा होता था कुछ डायग्राम। ठीक है, तो एक जीरो ऑर्डर होता था, जीरो ऑर्डर से ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होता था। तो एन मैक्स आपको पता लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल एन मैक्स आपका फॉर एग्जाम्पल 7 आ रहा है। ठीक है, अगर 7 आ रहे हैं जीरो ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर्स, तो इसका मतलब है 7 नीचे भी होंगे, तो इसलिए एन मैक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जीरो ऑर्डर को इंक्लूड करने के लिए 1 भी ऐड करते थे। राइट, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है एन मैक्स। एन मैक्स के लिए पहले डी चाहिए होगा। डी कैसे आएगा? उन्होंने बोला है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर है। 400 लाइन्स इन अ मिलीमीटर, हाउ मेनी लाइन्स इन अ मीटर? देयर आर 400,000 लाइन्स इन अ मीटर। और डी फिर क्या होता है? डी होता है 1/द लाइन्स इन अ मीटर। तो आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। मैंने डी प्लग इन कर दिया। एन मैक्स निकालने का तरीका क्या था कि यू टुक इट एट अ थ्योरेटिकल 90 डिग्री। ठीक है, थ्योरेटिकल 90 डिग्री, तो साइन 90 लगा लिया हमने। एन मैक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमने वेवलेंथ प्लग इन कर ली। ठीक है, सो इधर से व्हाट इज द एन मैक्स दैट वी गेटिंग? सो वी आर गेटिंग एन मैक्स एज 3.57। ठीक है, रिमेंबर दैट यू राउंडेड इट डाउन, सो दिस इज गोइंग टू बी 3। चलिए, और टोटल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे फिर? सो 2 × 3 + 1, 2 3 6, 6 + 1 7, तो टोटल ऑर्डर्स आर 7। चलिए, फिर क्या है? टू वेव सोर्सेज आर ऑसिलेटिंग इन फेज। ठीक है, दो वेव सोर्सेज हैं जो ऑसिलेट कर रही हैं इन फेज। ईच सोर्स प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द टू वेव्स फ्रॉम द सोर्सेज मीट एट पॉइंट x विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज द पॉसिबल डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू वेव सोर्सेज टू पॉइंट x? Not half lambda. Half lambda was at 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। याद है, डी स्ट्रक्चर मीटर में हमेशा n प्लस हाफ लैम्डा आता था। तो हाफ लैम्डा वाज द मिनिमम थिंग यू कुड गेट। ठीक है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट अ 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री इज अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। ठीक है, सो इट विल बी लैम्डा अपॉन 4। यस,
एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो सवाल ये आपके कोर्स में नहीं है। ओके, द करंट इन अ सर्किट कंपोनेंट इज 2.00 माइक्रो एम्पेयर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द कंपोनेंट ईच सेकेंड। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम? सो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, so I into delta T equals to delta Q. Okay, so from there we're getting 2 into 10 to the power minus 6, which is I, and each second, 1 second. So you have 2 into 10 to the power minus 6 coulombs of charge. ठीक है, एंड देन यस परफेक्ट, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो Q इक्वल्स टू NE, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सो 2 into 10 to the power minus 6 equals to N, and then E is 1.6 into 10 to the power minus 19. So let's work out the value of N. 2 into the power minus 6 divided by 1.6 into the power minus 19. So we're getting 1.25 into 10 to the power 13 exact. That's the answer. Acha, the filament of a 240 volt 100 watt electric lamp heats up from room temperature to its operating temperature. As it heats up, its resistance increases by a factor of 16. What is the resistance of the filament at room temperature? तो कैसे करेंगे सवाल? अच्छा देखो, हमें क्या दी हुई है? हमें दी हुई है पावर दी हुई है, ठीक है, एंड वी गेटिंग, हमें ये दिया हुआ है ये वोल्टेज किस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब अपनी ऑपरेटिंग उस पे आता है, ठीक है, तो ये दिस इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड पावर। ठीक है, तो यानी ये जब ये इतना पावर ले रहा है और इतना वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस आ रहा है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस वो है जो अपनी ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 16 दफा मल्टीप्लाई हो चुकी है हीट अप होने की वजह से। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई नो के एट एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर इट इज taking in some power, I know the voltage, I will work out the resistance. So power equals to V square upon R is the formula. पावर क्या है हमारे पास? 100 वॉट्स है, V स्क्वायर हमारे पास जो है वो 240 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R। यू कैन वर्क आउट R क्या आ रहा है, 240 स्क्वायर अपॉन 100, 240 स्क्वायर अपॉन 100 बिकम्स 576। अच्छा जी, अब ये वो रेजिस्टेंस है जो इंक्रीज होके आई है। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग वाली रेजिस्टेंस है जो इंक्रीज है, और कितने से इंक्रीज हुई थी? 16 के फैक्टर से इंक्रीज हुई थी। तो अगर ओरिजिनल निकालनी है तो आर ओरिजिनल क्या हो जाएगी? ओरिजिनल हो जाएगी 576 डिवाइडेड बाय 16, सो डिवाइडेड बाय 16 यू आर गेटिंग 36 ओम्स एग्जैक्ट। आपके पास आंसर है ऐसा? आपके पास आंसर है 36 ओम्स एग्जैक्ट। अच्छा, उसके बाद टू वायर्स हैव द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने बोला है सेम लेंथ है एंड सेम रेजिस्टेंस है। वायर एक्स इज मेड ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी दिस मच एंड वायर वाई is made up of metal of resistivity this much. The diameter of wire x is this. What is the diameter of wire y? ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको बताएंगे सारी चीजें, वी जस्ट नीड टू इक्वेट एंड फाइंड आउट। अच्छा, दोनों की सबसे पहले तो मुझे क्या बताइए, दोनों की मुझे सबसे पहले बताइए कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। सो दैट मींस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ y। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो एक्स एल। अच्छा, और एल को मैं सिर्फ एल ही कह रहा हूँ बिकॉज सेम लेंथ है। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग एल एक्स या कुछ भी, आई एम राइटिंग एल। अच्छा, रो एक्स एल ओवर ए एक्स। अच्छा, और हमें क्या दिया? हमें डायमीटर की टर्म दिया हुआ है, तो मैं उसको भी एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इट एज अ पाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एरिया का फॉर्मूला पाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, सो 4 रो एक्स ओवर एल पाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ओवर हियर 4 रो वाई एल अपॉन पाई डी वाई स्क्वायर हो गया। लेंथ एंड लेंथ हम कैंसिल कर सकते हैं, पाई और पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 और 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, now what was the resistivity of this wire x is made up of resistivity 1.7 to the power minus 8। ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है? डायमीटर इसका 0.315 मिलीमीटर्स में, सो 0.315 इंटू 10 to the power minus 3 square will equals to rho y. The resistivity of y is 5.6 into the power minus 8,
and the diameter of y we need to find out. So it will be dy square. ठीक है, let's work it out. So 5.6 into the power minus 8, then into 0.315 into the power minus 3 whole squared, then divided by 1.7 into the power minus 8, and then square root answer. So we are getting dy as 5.7 into 10 to the power minus 4. तो मेरे हिसाब से दैट मैचेस टू दैट आंसर, क्योंकि ये 0.57 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है, तो यानी 0.57 मिलीमीटर्स हो सकता है। ठीक, अच्छा जी, अ सेल हैज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, a variable resistor is connected between the terminals of the cell, the resistance of the variable resistor is decreased, which statement about the change of the cell's terminal potential difference is correct? ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है हर आंसर में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं डायग्राम बना के हो क्या रहा है। सो हमारा बैटरी आ गई, ठीक है, और बैटरी की कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। डी, लेट्स सी, अच्छा, ये ईएमएफ ई आ गया, एंड हमारे पास ये हमारी बैटरी आ गई। ओके, देन दिस इज कनेक्टेड टू द लोड, ठीक है, लोड जो है वो एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी आर। दिस इज योर क्लासिक डायग्राम फॉर दी आपकी वो चीज, ठीक है। वेट वेट, यस यस, यस, गुड। अच्छा, सो हो क्या रहा है, द रेजिस्टेंस, अच्छा ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक हो गया। सो इस वेरिएबल रेजिस्टर की आपने क्या करी है, आपने रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दिया, ठीक है। सो इफ यू हैव डिक्रीज द रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ होगा, वो भी डिक्रीज करा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी, ठीक है। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, ठीक है, और कांट बी एनी ऑफ द इंक्रीज वाले ऑप्शंस, दैट इज क्लियर। तो हमने एक काटी लगा दी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज बिकॉज द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर इज डिक्रीज्ड। ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करी है तो करंट डिक्रीज नहीं करेगा, करंट क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने इस दफा क्या किया, मैंने बगैर सही वाला ऑप्शन देखे हुए मैंने बाकी सब क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। बट ऑल्सो लेट्स सी दिस, मोर वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, मोर वर्क किया जाएगा, व्हाई, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, या एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इन इलेक्ट्रिकल सर्किटरी, एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज आपका करंट इंक्रीज कर दिया। सो आई स्क्वायर small r into time. The time will be the same, the resistance will be the same, but because this has increased, ठीक है, your energy will also increase. You'll have to do much more work across the internal resistance. ठीक है, so very good Tavia, yes it is A actually. Next up, four resistors are connected. Four resistors are connected in a square as shown. The resistance may be measured between any two junctions. Between which two junctions is the measured resistance greatest? ठीक है, so we just need to see कि जो जो ऑप्शन दे हैं हमें उनको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। अच्छा, P एंड Q, P एंड Q के बीच में अगर मैं जो हूँ वो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, सो क्या हो जाएगी, इट विल बी टेकन एज 2 ओम का रेजिस्टर इन पैरेलल विद, बल्कि इसको इधर डायग्राम में देख लो, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्योंकि बार बार बनाने में बहुत देर लग जाएगी, ये होगा कि ये 2 ओम का रेजिस्टर है, और ये पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा इन तीनों के सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अगर मैं पी क्यू से वायर्स लेके मेजर कर रहा हूं, तो इट विल बी अ 2 ओम रजिस्टर दैट इज इन पैरेलल विद द सीरीज ऑफ दीज थ्री, ठीक है। सो दी रेजिस्टेंस इन पी क्यू, ठीक है, सो वो निकालनी है हमें। अच्छा, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, जस्ट मेक दैट, और 2 ओम्स और इन तीनों का जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। सो 1/R इफेक्टिव, या फिर R इफेक्टिव ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2
प्लस 1/4 प्लस 6 प्लस 8, क्योंकि तीनों सीरीज में है, and then answer whole inverse. So you will be getting 1/2 plus 1/4 plus 6 plus 8 और इनवर्स. सो मेरे पास आ रही है रेजिस्टेंस 1.8. अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि Q एंड S के बीच में मेजर कर रहे हैं. सो Q एंड S के बीच में. अच्छा, अब ये होगा कि ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल में. ठीक है, ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल में. सो द आर इफेक्टिव ऑफ क्यू एस क्या हो जाएगी, इट विल बी 1/4 प्लस 6. सो 1/4 प्लस 6 प्लस 1/2 प्लस 8 एंड होल इनवर्स. तो मेरे हिसाब से ये 5 आ रहा होगा. 4 प्लस 6 प्लस 1/2 प्लस 8 इनवर्स. यस, सो दिस इज कमिंग आउट एज 5 ohms. ठीक है, तो 100% श्योर ये तो गलत आंसर हो गया. अच्छा, फिर आर एंड एस बोल रहे हैं, आर एंड एस भी निकाल लेते हैं. आर एंड एस, अच्छा आर एंड एस को देखोगे सो इट विल बी 6 ohms इन पैरेलल विद इन तीनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो आर इफेक्टिव ऑफ आर एस वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6 इन पैरेलल विद these थ्री. सो 1/2 प्लस 4 प्लस 8 इनवर्स. So 1/6 plus 1/2 plus 4 plus 8 होल इनवर्स. हमारे पास आ रहा है 4.2, ये भी कम आ रहा है. ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है. लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एस एंड पी. एस एंड पी क्या हो जाएगा, एस एंड पी हो जाएगा दिस इन पैरेलल विद इन तीनों का सीरीज में. सो आर इफेक्टिव ऑफ एस पी इट विल बी 1/8 plus 1/2 plus 4 plus 6 whole inverse. So 1/8 plus 1/2 plus 4 plus 6, answer whole inverse. You are getting 4.8 ohms. Again, ये काम है. ठीक है, this is the greatest one. QS वाला is the greatest one, so we'll take that as that. Actually, उसके बाद क्या है, a circuit is set up as shown. The variable resistor is adjusted so that the ammeter reading decreases. How do readings of the voltmeter change? अच्छा, ammeter की reading decrease क्यों हुई होगी? Obviously, meaning that the current in the circuit must have decreased. ठीक है, current in the circuit किस तरह decrease हुआ होगा? आपने जब इसकी resistance बढ़ाई होगी, है ना? So क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो अब, given all this information, all this working out, reading on voltmeter increase करेगी या what would happen? इन चार में से क्या ऑप्शन होगा? बी. यस, परफेक्ट, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा. ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज करेगा. इसकी रेजिस्टेंस वही रही. ठीक है, लेकिन इसमें से करंट डिक्रीज कर है. सो इसका जो वोल्टेज होगा वो इवेंचुअली डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, सो इट्स करंट हैज डिक्रीज, तो इसका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करेगा. P इज डिक्रीजेस, Q इज इंक्रीजेस. ठीक हो गया. अच्छा जी, फिर क्या है, नाउ रीड दिस क्वेश्चन. ये क्या लिखा हुआ है, in a television program to illustrate scientific models, a presenter fires a gun many times at a bale of hay. Two small cannonballs are embedded within the hay some distance apart from each other. The hay bale measures approximately 2 meter by 2 meter by 2 meter, and the cannonballs are made of iron, approximately spherical and about 5 centimeter in diameter. What might be the presenter be illustrating? A. Yes, he is illustrating alpha particle scattering. वो क्यों? बिकॉज उसने एक हे बेल रखी हुई है. ठीक है, और उसने उस हे बेल में 5-5 सेंटीमीटर के जो है वो क्या कहो कैनल बॉल्स रख दिए. अब वो बुलेटें मार रहा है इस पे. ठीक है, नाउ वेन एवर द बुलेट इज लाइक, बुलेट यहाँ से गई तो चली जाएगी सीधा. ठीक है, बुलेट यहाँ से जाएगी तो आराम से चली जाएगी, इसको कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, यहाँ से जाएगी कोई मसला नहीं होगा, यहाँ से जाएगी कोई मसला नहीं होगा, यहाँ से जाएगी कोई मसला नहीं होगा, इन दोनों के बीच में से जाएगी कोई मसला नहीं होगा. लेकिन एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके लगी तो नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे कि जब जाके लगी तो वापस सीधा जो है वो उसी डायरेक्शन में आ गई. ठीक है, तो देयर माइट बी बिग डिफ्लेक्शंस
वापस आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है ये खुद ही मर जाए और उसको ही गोली लग जाए वापस उसकी। लेकिन खैर ही इज इलस्ट्रेटिंग व्हाट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एक न्यूक्लियस पे मारे जा रहे हैं। न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ओनली बहुत ही सेंटर में बहुत ही छोटा होता है एटम, जब भी 5 सेंटीमीटर की वो ली है इसने। और अगर उन पे बिल्कुल एग्जैक्ट जाके लगे तो बुलेट जो है वो सीधा वापस आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली शोइंग अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। बीटा माइनस डीके इसमें तो कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई खास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो तो रहा है, मोमेंटम कंजर्व तो हो रहा है, लेकिन ऐसा जिस इस एक्सपेरिमेंट में कुछ हमें खास कंजर्वेशन मोमेंटम से लेके दिख नहीं रहा। बाकी डबल स्लिट इंटरफेरेंस, दिस इज आल्सो नॉट डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है। बुलेट डायफ्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है, या इट विल नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ओवर हियर, सो दिस इज डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल, ठीक है। बाकी दूसरा देख लो, 38th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100% गारंटीड कि तक ये रेडियो एक्टिविटी में आ गया, या तो इलेक्ट्रिसिटी का रेडियो एक्टिविटी होगा। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि इन दोनों में से ही होना है, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में से आने थे सवाल है। अच्छा, a certain nuclide uranium 235 has nucleon number 235, proton number 92 and neutron number 143. Data on 4 other nuclides are given below. Which nuclide is an isotope of uranium 235? B, yes, easy peasy, because प्रोटॉन नंबर सेम होता है, न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है, वो आ गया। अच्छा, देन हमारे पास ये है, ड्यूरिंग बीटा माइनस डिके which change takes place to the quark composition of the nucleus that emits beta minus particle and which other particle is emitted? A, yes, Amen, A होगा, तब it will not be D, because this is a beta minus decay, ठीक है। बीटा माइनस डिके में तो एक तो एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद द क्वार्क कॉम्पोजिशन का चेंज वाज न्यूट्रॉन बिकम्स अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है अप डाउन डाउन, सॉरी, न्यूट्रॉन बिकम्स अ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन होता है अप डाउन डाउन, प्रोटॉन होता है अप अप डाउन। सो एक न्यूट्रॉन का डाउन जो है वो क्या बन गया है, प्रोटॉन का अप बन गया है। सो इट शुड बी अ डाउन टू अप एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। विद दैट बीइंग डन, आपका जो है वो ये समर 17 क्वेश्चन पेपर 12 जो है वो खत्म हो गया।